यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कंगना रनावत के मामले में मैं मेरे जैसे व्यक्ति को कोई बयान नहीं देना चाहिए। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता जब तक कि वो नेशनल इंटरेस्ट का ना हो। लेकिन कंगना रनावत के मामले में इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है और संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मूल भावना है कि भारत में एक प्रकार की नागरिकता हो और भारत में ईस्ट से लेकर वेस्ट और नॉर्थ से लेकर साउथ तक किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने, रहने, खाने, पीने, काम करने की व्यवस्था के अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिजाइड और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे देश में बहुत सारी बहसें ऐसी चलती रही हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ आर्टिकल 19(2) कि किन किन मामलों में हमको वो अधिकार नहीं है। 19(2), 19(3), 4, 5, 6 को छोड़कर हमें फुल राइट है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। और याद रखिएगा कि कोई भी फंडामेंटल राइट किसी को रहता है तो वो किसी भी कानून, किसी भी व्यवस्था और संविधान के बाकी आर्टिकल्स के ऊपर प्रिवेल करता है। जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल कर रहे होंगे वहाँ पर कोई भी कानून, कोई भी शक्ति कोई मायने नहीं रखती। ऐसा संविधान का मैंडेट है। कंगना रनाउत के मामले में उनका स्टेटमेंट स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आता है। अगर कन्हैया कुमार देश को गाली दे सकता है तो कंगना रनावत सही बात क्यों नहीं कह सकती, सवाल ये है। अगर कम्युनिस्ट देश में कुछ भी कह सकते हैं, अगर कांग्रेस देश को कुछ भी कह सकता है, कांग्रेस यहाँ तक कह सकती है कि हिंदू टेररिस्ट है और हिंदू टेरर भारत में फैल रहा है, हिंदू आतंकवादी हो चुके हैं। कांग्रेस ये कह सकती है राम सेतु नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कांग्रेस ये कह सकती है कि राम मंदिर का जजमेंट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ एफिडेविट लगा सकती है कि राम एक कल्पना है। इतना अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है तो कंगना रनाउत कोई बात क्यों नहीं कह सकती। अगर ओवैसी कह सकते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, या ओवैसी का छोटा भाई असद अकबरुद्दीन ये कह सकता है कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो पुलिस को तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, और ऐसी सभी सिचुएशंस में या कम्युनिस्ट जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, ममता बनर्जी कुछ ना कुछ गलत सलत स्टेटमेंट देती रहती हैं, केरला वाले मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर कंगना रनाउत ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि पीओके हो चुका है, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों संजय राउत को बुरा लगा। और पीओके हो चुका मतलब पीओके भी हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम 4 हिस्से जिसमें आते हैं गिलगिट, बाल्टिस्तान, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, और सक्शगाम वैली जो चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया या चाइना के पास है, अक्साई चीन जो चाइना के पास है, जो वो भारत का हिस्सा है। और भारत के आज के गृह मंत्री पार्लियामेंट में अंदर जाकर खड़े होकर कह चुके हैं कि जब मैं कश्मीर कहता हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट, बाल्टिस्तान, अक्साई चीन सब की बात करता हूँ। और ऐसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है उस पर, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम सब जानते हैं, अगर वैसी ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में हो गई है, मुंबई में हो गई है, तो उसका कंपैरिजन कोई क्यों नहीं कर सकता। जब आप राहुल गांधी न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हुए वो हम लाइटें लगा देंगे, न्यूक्लियर लाइटें लगा देंगे, वो कह सकते हैं, जब लालू प्रसाद यादव ये कह सकते हैं कि हम फला फला एक्ट्रेस के गालों की तरह रोडें चिकनी बना देंगे, और जब हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हुए भारत को बताते हैं, जब केजरीवाल जी दिल्ली को ऐसा लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे वो कहते हैं, तो अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो क्यों नहीं कहा जा सकता कि जैसे भारत की टेरिटरी जो पाकिस्तान के कब्जे में जा चुकी है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वैसी ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुंबई में आ गई है। वो खैर वॉक युद्ध था, मैं भी सुन रहा था एक्सपेक्टेटर की तरह कि भाई दोनों अपना अपना बोल रहे हैं। लेकिन जो अब संजय राउत ने कहा कि कंगना रनाउत
महाराष्ट्र में आए तो पता नहीं वो क्या कर देंगे, और माफ़ी नहीं मांगती तो पता नहीं क्या कर देंगे। देखिए, कानून ये माफ़ियों से नहीं चलता। अगर आपके पास कानून की पावर है तो ये माफ़ी मांग लेंगे तो आपको शक्ति नहीं है कि आप उसको माफ़ कर दें, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि कानून जो डिसीजन होता है वो कोर्ट के अंदर होता है। आपके पास ना शक्ति है ना आप माफ़ कर सकते हैं, वो जो भी करेगा वो न्यायालय करेगा। तीसरी बात ये आई कि मुंबई आ जाएं तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। अरे भाई, हमारे पास आर्टिकल 19 में पूरे अधिकार है, हम देश के किसी भी कोने में जाएं, कहीं भी जाएं, अपने घर में रहें, बाहर रहें, जहां रिस्ट्रिक्टिव एरिया है वहां छोड़कर। तो क्या संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए वहां नहीं जा सकते अभी जब तक पाकिस्तान से अनुमति न ली जाए, वैसी ही कंगना रनौत क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो हिमाचल से महाराष्ट्र में नहीं आ सकती जब तक वो अनुमति ना दे दें, जब तक वो उसके माफ़ी ना मांग लें? तो क्या वो खुद ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आप नहीं घुस सकते, वैसे आप महाराष्ट्र में भी नहीं घुस सकते? वो खुद ही पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी यही सिचुएशन है कि वो नहीं घुसने देते, और आप भी वही सिचुएशन बता रहे हैं, हमें घुसने नहीं देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। संजय राउत फंसते वहां पर दिखाई दे रहे हैं जब कंगना रनावत ने उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया और वो निकल पड़ी। वो मनाली से निकल पड़ी और चंडीगढ़ निकली। चंडीगढ़ से वो कुछ समय में महाराष्ट्र में पहुंच जाएंगी। अब मुझे समझ नहीं आता है कि महाराष्ट्र सरकार उनका क्या कर सकती, कौन सी ऐसी दफ़ाएं महाराष्ट्र सरकार के पास हैं, कौन सी ऐसी धाराएं हैं, कौन सा ऐसा कानून है महाराष्ट्र सरकार के पास जो देश के किसी भी संभ्रांत नागरिक को, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत बोलने का अधिकार हो, उस व्यक्ति को उसके बोलने की वजह से महाराष्ट्र में नहीं आने दिया जाएगा। अब गिरफ्तार करने के लिए सरकार आपकी है। आप जैसे जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है, क्या आप वैसा करना चाहते हैं और चीप पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं? चीप पॉलिटिक्स क्या हो सकती है? पूरे देश की राजनीति, मैं माया मुलायम को देखते आया हूं उत्तर प्रदेश में, और देश में इस प्रकार की लालू प्रसाद जैसे लोगों की सरकारें रही हैं, तो इनको किसी को निपटाना हो तो उनके पास एक सिंपल फॉर्मूला होता था, एनडीपीएस। एनडीपीएस एक्ट का मतलब हो गया कि नारकोटिक ड्रग्स प्रोहिबिशन, वो साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक पुड़िया जेब में रख दी और पुड़िया लगाकर उसको बंद कर दिया, जमानत नहीं होने देंगे। ये सरकारें करती आई हैं चीप पॉलिटिक्स के तहत। खबरें ये आई कि कंगना रनौत को पकड़ा जाएगा और उनको ड्रग्स केस में फंसाया जाएगा। अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जो सबसे नीचे राजनीति का जो सबसे नीचे का पायदान है, मतलब नीचे से भी नीचे अगर कहा जाए, उस पायदान पर पहुंच गई है। दूसरा क्या रहता है? नहीं मानोगे तुम्हारा घर गिरा देंगे, नहीं मानोगे तुम्हारे दरवाजे तोड़ देंगे, नहीं मानोगे तो थप्पड़ मार देंगे, नहीं मानोगे तो गालियां देंगे। ये आम आदमी का अपने टूल्स होते हैं कि घर में पत्थर मारकर चले जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि बीएमसी वहां पर छापा डालेगी, बीएमसी ने नोटिस इशू कर दिया, हम आपका घर देखेंगे। भाई, उनका ही घर बीएमसी देखने क्यों जाएगी? क्या बीएमसी ने पूरे मोहल्ले के और घर देखे क्या? सार्वजनिक रूप से बीएमसी ने कहा कि हम सभी घरों का सर्वे करेंगे। कंगना रनौत का ही घर क्यों सर्वे करेंगे जब वो इस समय शिमला में हैं, जब वो इस समय हिमाचल में हैं, अपने घर में बैठी हुई हैं? तो क्या है, ये एक चीप पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि म्यूनसिपैलिटी एक्ट्स के तहत पहले आपको नक्शा अप्रूव करवाना पड़ता है, उस नक्शे के अनुसार घर बनाना होता है, लेकिन उसमें इतना स्पेस लोगों के पास रहता है कि भाई उन्होंने दरवाजे का रुख बदल दिया, उन्होंने दरवाज़ा छोटा बड़ा कर लिया, किचन की स्लैब बदल ली, किचन में जो वेंटिलेशन का एरिया था वो बदल लिया, या छत पर कुछ उन्होंने ऐसा कर लिया कि जहाँ से वेंटिलेशन पास हो। ये नक्शा पास होने के बाद लोग कर लेते हैं। और अगर किसी को चीप पॉलिटिक्स करनी हो, किसी को बड़ी गंदी राजनीति करनी हो, तो उसके पास ये टूल्स रहते हैं कि घर में घुसे आपने ये यहाँ पर एग्जॉस्ट कैसे लगा लिया, आपने बाथरूम में एग्जॉस्ट कैसे लगा लिया, आपने वो जो उड़ीसा पेन है, उड़ीसा पेन की जगह आपने कमबोर्ड कैसे रख ली, आपने ये बाथरूम का एक्स्ट्रा नल क्यों लगा लिया, आपने ये रास्ता क्यों बना दिया, आपने ये खिड़की क्यों खोल दी। घर के अंदर लोग रिनोवेशन करवाते समय सुविधानुसार जैसे रहते हैं वैसे वो करते हैं, लेकिन बीएमसी के कानूनों के अनुसार या जो म्यूनसिपैलिटी के कानून रहते हैं उन कानूनों के अनुसार आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और चीप पॉलिटिक्स करनी हो तो वो सब गिरा गुरु के बराबर कर दीजिए।
लेकिन इतना स्पेस लोगों के पास रहता है, और मुझे लगता है कि कोई भी घर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ लोग रिनोवेशन ना करते हों, कुछ उसमें परिवर्तन ना करते हों। संजय राउत अब इस समय चीप पॉलिटिक्स या शिवसेना, मैं शिवसेना का कभी भी क्रिटिसाइज़र नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ समय से मुझे दिख रहा है कि शिवसेना जिस तरह से एक्शन में है, जिस तरह से वो काम कर रही है, तो हकीकत में जैसे पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ का प्रधानमंत्री जिस प्रकार से एक्शन लेता है और कार्य करता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, या भारत के फेवर में अगर कोई बोलता है या देश के फेवर में भारत के लिए कुछ अच्छा बोल देता है, तो वो नो अपील नो दलील वाला केस करके और उसको कुछ ना कुछ समस्या देते। तो नारकोटिक ड्रग्स यानी कि ड्रग्स के केस में फंसा दीजिए, 2 ठो गवाही दिलवा दीजिए, एक पुड़िया घर में छापा मरवाइए, दो पुड़ियाँ घर में रख दीजिए, और कुछ असला दफ़ा 25 बताते हैं, आर्म्स एक्ट की लगा दीजिए, कोई एक तमंचा दिखा दीजिए इनके घर में ये पाया गया, और उनको बंद कर दीजिए अगर आपको वाकई में उनसे दुश्मनी निकालनी हो तो। कंगना रनौत वहाँ पहुँचने वाली हैं, और जब वो वहाँ पहुँच जाएंगी तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ये चीप पॉलिटिक्स करने वाले हैं जो संसार की सबसे घटिया लेवल की राजनीति होती है, या फिर वाकई में इनके पास कुछ मटेरियल है जिसको वो चैलेंज कर रहे हैं। ये तो कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मुझे अभी तक एहसास हो रहा है कि ये चीप पॉलिटिक्स करने का प्रयास शिवसेना और उनके जो साथी हैं या उनके जो सिस्टम है वो करने का प्रयास करता है। ये भी संभव है कि शिवसेना को पीछे से एनसीपी और कांग्रेस कह रही है कि आप आगे बढ़िए, आपका मुख्यमंत्री है, और शिवसेना का कैरियर जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हों, ये भी संभव है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।